नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उनकी आजीविका की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ 62 करोड़ ग्रामीण जनता की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये संघर्ष उन 120 करोड़ लोगों का है जो किसानों के खेत खलिहान पर अपनी जिंदगी पालते हैं। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को राजनीतिक कहना अन्नदाता का अपमान है। सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार 14 संशोधन करने को तैयार है तो इस कानून को ही खत्म क्यों नहीं करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को किसानों को टरकाना और उनसे टकराना बंद करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि कोविड काल में सरकार रात के अंधेरे में इस काले कानून को लेकर क्यों आई। क्या किसी किसान संगठन ने इसकी मांग की थी? क्या किसी राजनीतिक दल ने इसकी मांग की थी? इसका बीजेपी के पास कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम को खत्म करने और कृषि उत्पादों को प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात कही थी, क्या उस वक्त ये कानून काले नहीं थे? कुछ समय पहले कांग्रेस के निलंबित नेता संजय झा ने ही कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की पोल खोल दी थी। उन्होंने कहा था कि कृषि संबंधी बिलों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वही कर रही है जिसका कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वादा किया था। लेकिन जब इस बात को लेकर रणदीप सुरजेवाला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने यह साफ तौर पर कहा था कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 यूपीए के इरादे के अनुरूप था और कांग्रेस की तरफ से लाए गए मल्टी ब्रांड एफडीआई में फायदेमंद भी। उन्होंने ये भी कहा था कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम को खत्म करने और कृषि उत्पादों को प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात कही थी। दूसरी ओर सुरजेवाला का कहना है कि कांग्रेस ने कहा था कि हम एपीएमसी को मजबूत करेंगे। कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस को उसका 2019 चुनाव का घोषणा पत्र याद दिलाया था। गौरतलब है कि अप्रैल 2019 में कांग्रेस ने अपना 55 पेज का घोषणा पत्र पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद कुछ स्कीम्स पर कैंची चलाई जा सकती है और इस लिस्ट में एपीएमसी एक्ट भी शामिल था। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के 11वें पॉइंट में कहा था कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतरराज्यीय व्यापार में लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। 12वें पॉइंट में कहा गया था कि हम बड़े गांव और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ में किसान बाजार की स्थापना करेंगे, जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेच सकें। 21वें पॉइंट में कहा गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे जो विशेष आपात परिस्थितियों में लागू किया जा सके। इससे साफ होता है कि कांग्रेसी बिना कुछ सोचे समझे बस अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं और अपनी बातों से पीछे हटकर झूठे साबित हो रहे हैं। भले ही पंजाब में किसान आंदोलन को हवा देने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही हो, लेकिन दिल्ली में पार्टी इस आंदोलन पर सियासी फसल उगाने में पूरी तरह नाकाम रही है। जब किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाना शुरू किया था, तब तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित कुछ अन्य नेताओं ने उनकी हमदर्दी लेने की कोशिश की थी। उनसे मिलने भी पहुंचे और उनकी यथासंभव मदद करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन बाद में सब कुछ सिमटता चला गया। किसानों के लिए निरंकारी मैदान में शुरू हुई पार्टी की रसोई केवल सेल्फी पॉइंट बनकर रह गई, तो टीकरी बॉर्डर पर अध्यक्ष महोदय को किसानों से मिलने ही नहीं दिया गया। सिंधु बॉर्डर पर तो कांग्रेसी पहुंच ही नहीं पा रहे। इस पूरे मामले में कांग्रेस सिर्फ जुबानी जमा खर्च से ही काम चला रही है।
कांग्रेस की राजनीतिक समझ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर को अपने जन्मदिन से पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो किसानों के आंदोलन और कोविड-19 को देखते हुए इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। सोनिया के इस ऐलान में अभिमान के अलावा और कुछ नहीं झलकता। यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या गांधी परिवार कोई राज परिवार है जो उसने जन्मदिन का एक समारोह रद्द कर दिया तो इससे यह समझा जाए कि वो अपनी प्रजा की तकलीफ समझते हैं। दरअसल बात यहां पर यह है कि कांग्रेस में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और वो हैं गांधी, गांधी और सिर्फ गांधी, यानी कि सोनिया गांधी और उनकी संतानें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सभी राजनीति में इसलिए दाखिल हुए कि परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने सत्ता संभाली थी और उनसे इस सत्ता का उत्तराधिकारी बनने की उम्मीदें लगाई गई थी। पेशेवर लिहाज से देखें तो तीनों के तीनों गांधी उन लोगों के वर्ग में आते हैं जिन्हें कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। वो जिस जगह पर हैं उसके पीछे उनके गांधी नाम का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी तरफ ये समझना यहाँ पर मुश्किल है कि गांधी, गांधी और गांधी के राजनीतिक करियर को आपस में जोड़ने वाला साझा वैचारिक धागा क्या है, यानी कि कोई विचारधारा है ही नहीं। सोनिया और राहुल एक दिन धर्मनिरपेक्षता का दम भरते हैं और दूसरे दिन खुद को नर्म हिंदुत्ववादी दिखाने लगते हैं। कभी वो मुक्त बाजार संबंधी उन सुधारों का श्रेय लेते हैं जो अतीत की कांग्रेस सरकारों ने किए, तो कभी वो कारोबारियों पर कटाक्ष करने लगते हैं। प्रियंका गांधी को राजनीति में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और उन्होंने फिलहाल प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर अपने विचार सार्वजनिक नहीं किए हैं। शायद गांधी परिवार को उसका यही साझा विश्वास एकजुट करता है कि उन्हें कांग्रेस पर और शायद भारत पर भी शासन करने का दिव्य अधिकार मिला हुआ है, खासकर कि राहुल गांधी को। अगले आम चुनाव में अभी 3 साल हैं। कांग्रेस चाहे तो एक नए नेतृत्व में खुद को तैयार करने और दूसरे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन बनाने के लिए यह समय काफी है। लेकिन हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में छुट्टी मनाने चले गए। वो बहन प्रियंका गांधी के घर पर पिकनिक मना रहे थे। क्या इस तरीके से पार्टी चलाई जाती है? सोनिया गांधी अपना जन्मदिन मनाती हैं या नहीं, इससे देश के भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। उधर बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद इसकी छाया में सुस्ताने की बजाय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत ही ऐलान कर दिया कि वो इन इलाकों में 100 दिन की यात्रा करेंगे जहां बीजेपी को कमजोर माना जाता है। उनका यहां पर सोचना था कि भले ही केंद्र सहित उत्तर और पश्चिम भारत पार्टी की मुट्ठी में हो, लेकिन ये काफी नहीं है और बीजेपी को दक्षिण और पूर्व में भी अपना दायरा बढ़ाना होगा। जीत ने जेपी नड्डा को सड़क पर उतरने और पहले से ज्यादा परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया, ना कि राहुल गांधी की तरह छुट्टी मनाने के लिए। दूसरी तरफ हार के बाद राहुल गांधी फिर वहीं चले गए जो उनकी पसंदीदा फेवरेट जगह है और जहां उनकी राजनीति का ज्यादातर हिस्सा गुजरता है, यानी कि ट्विटर पर। कुछ महीनों पहले जब हाथरस जाते हुए प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक लिया था तो उनके प्रशंसक उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ का विकल्प बताने लगे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जब कांग्रेस की दुर्गति हुई तो ऐसी बातें अपने आप बंद हो गई। अपनी पार्टी और अपने देश का हित देखते हुए गांधी परिवार को अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी को ही अलविदा कह देना चाहिए, गुड बाय बोल देना चाहिए। जब तक देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास रहेगी तब तक पार्टी और विपक्ष के नाम पर इस देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। बात सिर्फ विशेषाधिकार और वैचारिक भ्रम की यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस की कमान संभालने वाला ये परिवार परिश्रम करने में अक्षम है, अपनी गलतियों से सीखने में अक्षम है और शायद सीखना ही नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को खुद ब खुद मदद मिल रही है।
अगर कांग्रेस के पास गांधी परिवार से ज्यादा लक्ष्य केंद्रित और ऊर्जावान नेतृत्व होता, जिसके पास इससे कम विशेषाधिकार होते, तो बीजेपी की राह यहां पर इतनी आसान नहीं होती। भारतीय राजनीति के जो अध्येता नरेंद्र मोदी के भक्त नहीं हैं, उनमें से भी कुछ मानने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजेय हैं। 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी अपनी सत्ता के चरम पर थी, तो उनके अजेय होने की बात इससे भी ज्यादा जोर शोर के साथ की जाती थी। लेकिन अब कांग्रेस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पार्टी लगातार विनाश की ओर बढ़ती ही जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के तीनों शीर्ष नेता अगर गांधी हो, तो ये बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के अनुकूल ही जाती है। सोनिया गांधी अगर इस देश का जरा सा भी भला चाहती हैं, तो उनका सबसे बड़ा बलिदान ये होना चाहिए कि वो राजनीति से विदा ले और अपनी संतानों को भी अपने साथ ले जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।